हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का प्रीलिम्स का एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए और प्रीलियम एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात इस पेपर की है, ये 2022 और 23 का पेपर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी है और इजी से इजी क्वेश्चन भी है। तो लो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस इस क्वेश्चन पेपर से हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक ओवरव्यू ले लो उसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ए में आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, टोटल 4 एमसीक्यू और इच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क्स। तो सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आपको यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है और आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, जो हमें पूछा नहीं है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए बी का वैल्यू पे। तो बी का वैल्यू आपको कंपेयर करने से पता चल रहा है -7, दैट्स व्हाई बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू -7। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पे एमसीक्यू का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे करना नहीं, आपको इमेजिन करने बोला कि लेट से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज जिसका इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 1। और जब y का वैल्यू -2 होगा तो उस समय पे आपको इस ग्राफ के अंदर x का वैल्यू निकालना क्या होगा। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ 3x -2। यहाँ पे आपको y का जो वैल्यू जो गिवन है आपको वो एज इट इज पुट करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है -2। करेक्ट है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4। और ये आपका यहाँ पे 3x एज इट इज आपको पुट करना है। और ये +4 इधर आके हो जाएगा इक्वल टू के -4, और 1 में से 4 गया तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 3x बचा हुआ है। x के साथ में देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 3 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर, ओके, -3 डिवाइड बाई 3, ओके ना, ये माइनस है यहाँ पे, ओके। -3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू आपका -2 था तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आ चुका है आपका -1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर आप टैक्स पे करने वाले हो। तो यहाँ पे एक बंदे ने कंप्यूटर पे परचेस किया जिसका प्राइस था 40,000। कंप्यूटर का प्राइस कितना था, 40,000। बट उस कंप्यूटर पे उसको 5% डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू वो पे करने वाला है दुकानदार को, वो वैल्यू बदलने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर वो वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगी तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे उसको 40,000 के ऊपर 5% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो आपको यहाँ पे 40,000 में से उस 45,000 का 5% माइनस करना पड़ेगा, और जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी उसको बोलेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू। तो 40,000 का 5% आपको 40,000 से माइनस करना है। तो 40,000 का 5% कैसा निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000। करेक्ट है। और इसके बाद जो वैल्यू बच के आएगी उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करने वाले हो। तो लेट्स फाइंड दिस। दिस इज 40,000, 0 से 0 कट, 0 से 0 यहाँ पे हो जाएगा आपका कट, 400 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 2000। करेक्ट है। अब 40,000 में से 2000 को आपको माइनस करना है तो आपका आंसर हो जाएगा 38,000, जिसके ऊपर आप टैक्स को एक्चुअल में टैक्स पे करने वाले हो। तो बड़ा सिंपल सवाल था, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना, पूरे क्वेश्चन पेपर को एंड तक प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा पेशेंस रख के। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 2 आवर्स आपको टाइम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड रखूंगा अपने आप के, क्योंकि एक वीडियो 2 आवर का हम लोग नहीं बना सकते, इसको मुझे 30 मिनट्स के अंदर वाइंड अप करना, तो थोड़ा सा मेरा स्पीड रहेगा, लेकिन आप इसको 1x से और हाफ स्पीड पे देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू ऑफ मीन आपको दे रखा 41.6। तो यहाँ पे मीन का वैल्यू हो जाएगा 41.6 आपको गिवन है। देन देयर इज समेशन ऑफ xi प्रोडक्ट ऑफ fi का वैल्यू दे रखा है 1248। तो समेशन ऑफ xi इंटू fi हो जाएगा आपका यहाँ पे 1248। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ n। तो आई होप सभी को मीन का फॉर्मूला पक्का याद होगा, दैट इज मीन इक्वल्स टू summation of xi into fi divided by n. Correct है। Now what is the value of mean, which is 41.6? What is the value of summation of xi into fi, that is 1248 divided by n?
अब यहाँ पे जो n है वो दे रखा है आपको डिवीजन के अंदर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 41.6 आ जाएगा आपका डिवाइड के अंदर। तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1248 डिवाइड बाई 41.6। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का काम, मल्टीप्लाई करने का काम मैं आप पे ऊपर छोड़ने वाला हूँ, जिसका डिवाइड करके आपको इस n का वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका मेरे को इंतजार रहेगा। लेट्स सी कितने लोग इस n का वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, डिवाइड करके सिंपली आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, उसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए होंगे। टोटल 4 मार्क्स का ये सवाल है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दे रखा है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको एज इट इज उसको कॉपी कर लेना है, जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखो डिवाइड में लिखा है 25, और मुझे ये डिवीजन में 25 नहीं चाहिए, तो मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 25 से। नाउ पी स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 25, यहाँ पे क्या होगा देखो, पी स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 25 से 25 कट, और ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर आएगा। अब पी स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 और इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे x मतलब यहाँ पे तो कोई टर्म है ही नहीं जिसका पावर 1 हो। देखो 2 वाला पावर तो हमें पी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे नॉर्मल p वाला पावर नहीं है, तो यहाँ पे हमें 0p लिखना पड़ेगा प्लस करके, और -100 एज इट इज लिखना, और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे किसके फॉर्मेट में, तो यू कैन से दैट a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्लास मार्क आपको दे रखा है, जिसमें आपको लोअर लिमिट दे रखा है और अपर लिमिट दे रखा है। तो ये आपका क्लास मार्क है, और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दे रखा है। ठीक है, इसका आपको निकालना क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट आपको दे रखा है 45, अपर लिमिट 49, और आपको 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 9 और 5 मेरे हिसाब से हो जाएगा 14, 1 कैरी 4 4 8 और 1 कैरी 94 डिवाइड बाई 2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 4 जा 7 जा, आंसर आ गया आपका 47। तो क्लास मार्क यहाँ पे हो चुका होगा अपना 47। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बात ध्यान रखना, पाप लगेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको T3 का वैल्यू दे रखा है -3, T4 का वैल्यू दे रखा है 2, और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जो भी आपको एपी में टर्म्स दे रखे उसमें हायर टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ हायर टर्म कौन सा है। हायर टर्म है हमारा 4th टर्म, और पीछे वाला टर्म कौन सा है हमारा 3rd टर्म। तो 4th टर्म इज 2 एंड 3rd टर्म इज -3, माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये आ जाएगा आपका 2 + 3 = 5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/4, और ऑर्डर ऑफ ए दे रखा 39, और ऑर्डर ऑफ एस आपको निकालना है, मतलब आपको सैंपल स्पेस का ऑर्डर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए = ऑर्डर ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/4, नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है आपको 39, और एन ऑफ एस आपको निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। अब क्या करना है, सिंपली 4 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 यहाँ पे हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो 39 × 4 डिवाइड बाई 3, और एन ऑफ एस हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको डिवीजन करना, जैसे मैं डिवीजन कर रहा हूँ वैसे करना। देखो 3 1 जा, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा, और ये हो जाएगा 3 3 जा। तो 13 ऊपर बच गया, 4 ऊपर बच गया, नीचे 1 बच गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हो गया वो कैलकुलेशन, 1 नीचे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 4 जा हो जाएगा 52। तो एन ऑफ एस का वैल्यू हमारा आ चुका है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ए। टोटल आपको 4 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाएगा, और आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आई होप क्रेमर्स रूल तो जितने भी स्टूडेंट 10th में है ना, उनको कुछ आए या ना आए, क्रेमर्स रूल तो 100% आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, ये क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन तो 100% आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -11 से। यहाँ पे आपको दे रखा है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको -10 से। करेक्ट है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एक्चुअली देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे वो प्लस नहीं दे रखा है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 × 3 30,
और -44 में से 30 गया तो कितना बच जाएगा -40। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ इस वाले डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट का, दैट इज -14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसमें दे रखा है आपको दिनेश केमिकल पेड 1,80,500 GST फॉर परचेस ऑफ सम केमिकल एंड कलेक्टेड इज 2,50,000 GST। भाई उसने 1,80,500 का GST पे किया केमिकल खरीदते समय, और बेचते समय उसने 2,50,000 का GST को कलेक्ट किया, जिसको भी उसने बेचा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है अमाउंट ऑफ GST पेबल। तो आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे, तो आउटपुट टैक्स मतलब उसने कितना GST पे किया, तो यू कैन सेट दैट वो हो जाएगा हमारा 2,50,000 उन्होंने पहले पे किया था, दैट इज आउटपुट टैक्स। और इनपुट कितना लिया वापस उन्होंने GST, 1,80,500 का उन्होंने GST चार्ज किया। तो यहाँ पे GST पेबल निकालना, तो उसको आपको आउटपुट टैक्स माइनस ITC मतलब इनपुट टैक्स से माइनस करना है। इसका आंसर सिंपली आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताना। सिर्फ सब्ट्रैक्शन मैंने आप तक छोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन करने मतलब आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ो तो भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेट करके ही आंसर लिखना है। देखो 0 से 0 कैंसर, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 2 जा, बराबर ना। तो 3 से हमने डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 12 इंटू 4 देखो कितना हो जाएगा, 12 4 जा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपको 48। उसी तरीके से देखो यहाँ से 4 कॉपी करके यहाँ पे 4 लिखा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 30 यहाँ लिख रखा है। इसका मतलब देखो 30 ये हमारा हमेशा डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 30 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर में 30 लिख देंगे, और ये वाली बातें हम सारी ऊपर ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे 8 है। इसको कैलकुलेट करना है हमें, देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, 0 से 0 आपका कैंसर, 3 1 जा 3 2 जा, और 12 6 जा 72। तो इस तरीके से आपको ये सारे बॉक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बी, टोटल आएगा 8 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन यहाँ पे आपको आई थिंक सोल्व एनी 4 क्वेश्चन करना, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स है। तो आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने, 5 में से एक ऑप्शन दे रखा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है, तो आप एज इट इज पहले इसको कॉपी कर लो, करेक्ट है। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 टर्म दे रखे, 3 टर्म नहीं दे रखे, तो इसको आप हर एक नंबर को फैक्टराइज करो। तो अगर मैं चाहूँ तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। 24 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4। कैसे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, करेक्ट है। और पीछे क्या है यहाँ पे, ये x हमारा आ जाएगा, और इक्वल टू है तो 0 है ये। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और देखो और भी यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 2 नहीं, तो ओके ओके ये 2 वाले को आप छोड़ दो यहाँ से, ये 2 नहीं कॉमन है अपना, करेक्ट है। यहाँ पे अपने पास 4 है, और यहाँ पे अपने पास 4 है, यहाँ पे भी देखो x है, और यहाँ पे भी x है। तो जितनी चीजें कॉमन निकल सकती थी हमने निकाल दी। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकला, 4 कॉमन निकला, और यहाँ से 2 कॉमन निकला, 4 मतलब आप बोल सकते हो 8 कॉमन निकला। यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ से x, तो ये हमारा x कॉमन निकल गया। बच क्या गया, देखो यहाँ से हमारा 2 बच गया है, और यहाँ पे x बच गया, तो ये मैं 2x लिख दूंगा। बीच में माइनस है, तो माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, x भी कॉमन निकल गया, ठीक है। अब देखो 8x को आपको एक बार 0 के बराबर करना है, तो मैं क्या बोलूंगा 8x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू मेरे को 0 के बराबर करना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 8 इंटू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 0 डिवाइड हो जाएगा, और 0/8 हो जाएगा, हमारा 0 ही रहेगा। किसी भी नंबर के नीचे 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो हमारा डिवीजन 0 ही रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे -3 प्लस इधर आके इक्वल टू के 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5, या आप इसको इस फॉर्मेट में छोड़ोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आप वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हो, आप में इतना पेशेंस है, तो कमेंट सेक्शन में आपको इस जो भी मैं आपको भी क्वेश्चन देने वाला हूँ इसका फैक्टर करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फैक्टर आने वाला है, ये होगा आपके लिए चैलेंज नंबर 1। तो इसका आंसर करते समय आपको जो भी फैक्टर आएगा उसको एज अ चैलेंज नंबर 1 करके इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज आपको आगे आगे मिलते जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाना है, दैट इज 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, ठीक है।
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिपीटेशन जो है ना उसको आपको यहाँ पे अलाउ किया है, तो आप किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हो, पहली बात वो। और आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो आपका फाइनल टारगेट है कि आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पे बनाएंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर आने वाले हैं। तो चेकआउट करते हैं। तो पहले हम काम करेंगे 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो 2 डिजिट में तो ऑब्वियसली जीरो कभी आगे आएगा ही नहीं, अगर जीरो आगे आ जाएगा तो वो अल्टीमेटली अपने आप में 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे 1 को आगे लिख के और उसके पीछे एक एक नंबर को चिपकाते जाएंगे। तो पीछे लगाएंगे 0, फिर 1 के ऊपर आप 1 लगा सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है ना। फिर 1 के ऊपर आप 2 लगाओगे और 1 के ऊपर आप लगा दोगे यहाँ पे 3। अब हम ले लेंगे 2 और 2 के ऊपर 0 लगाओगे, 2 के ऊपर 1 लगाओगे, 2 के ऊपर 2 लगाओगे, 2 के ऊपर 3 लगाएंगे। फिर 3 ले लेंगे, 3 के ऊपर 0 लगा देंगे, 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3 लगा देंगे। अब इतने सारे जो इतने नंबर बने, आप देखो ये बन गए आपके टोटल 4 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस का जो ऑर्डर है वो टोटल आपका बन गया 16। ओके, 4 3 12 16 नहीं बन गया, वो बन गया आपका कितना बन गया है यहाँ पे 12 बन चुका है। अब देखते हैं जितने भी नंबर हमने यहाँ पे लिखे उनमें कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद के सिवा और किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो 11 है वो प्राइम नंबर होगा, ये 13 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, ये 23 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर होगा और यहाँ पे ये 31 हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इन 12 नंबर में से टोटल 4 नंबर प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर जो मेरा यहाँ पे आ चुका है वो आ गया 4 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। तो P ऑफ प्राइम इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ प्राइम डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर। टोटल सैंपल स्पेस में कितना ऑर्डर है, तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अगर ये आंसर गलत होता तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट बता देना, ठीक है। कभी कभी गलत हो जाता है, डिवीजन देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना। तो आंसर आ चुका हमारा 1/3। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर इज सोल्ड एट मार्केट वैल्यू 2000 रुपीज। देखो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी शेयर का मार्केट वैल्यू का मतलब होता है या तो आप उस प्राइस पे उस मार्केट को वो शेयर को परचेस कर रहे हो या उस प्राइस पे उस शेयर को आप मार्केट में बेच रहे हो, इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस शेयर को बेचते हो वो प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करता है ब्रोकरेज, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपको क्या कर रहा है, आपको इस दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कनेक्शन के लिए जो वेबसाइट वगैरह जो बनी हुई है उसका भी तो खर्चा लगता है। तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करेगा ब्रोकरेज, जिसको सिंपल भाषा में हम बोलेंगे दलाली। तो यहाँ पे जो दलाली आपको लग रही है वो कितना परसेंटेज लग रही है, 0.1%। तो 2000 में जब आप उस शेयर को क्या करने वाले हो, उस शेयर को बेचने वाले हो, तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो वो 2000 मिलने के बजाय उस 2000 में से उस 2000 का 0.1% माइनस होकर आपको मिलेगा। वो कौन ले लेगा, वो आपको प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहा है यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, तो आप जो भी मनी रिसीव करने वाले हो उस शेयर को बेचने के बाद वो कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव। तो जो अमाउंट यहाँ पे रिसीव होने वाला है वो होगा आपका मार्केट वैल्यू में से आपको माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज। भाई उस बंदे ने आपसे कितना ब्रोकरेज लिया है। तो मार्केट वैल्यू था 2000 और ब्रोकरेज कितना था, उस 2000 का 0.1%। तो 0.1% लिखते समय लिखेंगे 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना 2000, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे कट, 0 से 0 यहाँ पे कट, 2000 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। 0.1 इंटू 20, देखो 0.1 इंटू अगर आप 20 यहाँ पे करने जाओगे ना आपका आंसर आ चुका होगा 2। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 2। 2000 में से 2 गया तो 1998, समझ में आया। तो यहाँ पे 1998 दैट इज 1998 ये पैसा आपको मिलने वाला है उस समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली आप सभी को नेचुरल नंबर का मतलब तो पता होगा क्या होते हैं नेचुरल नंबर। देखो नहीं पता है तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और वो आगे बढ़ते जाता है 2 3 4 5, आप बोल सकते हो एक तरीके से कंप्लीट नंबर है। कितने नेचुरल नंबर का सम निकालना है, एन नेचुरल नंबर का, मतलब यहाँ पे लास्ट का जो नंबर होगा आपका वो होगा एन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी का ब्रैकेट, ये है हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ कितने नंबर है टोटल, ऑब्वियसली n नंबर है, n नेचुरल नंबर तो n नंबर सी होंगे 2। अब मुझे बताओ a का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है मेरा यहाँ पे 1, यहाँ पे n माइनस वन। और डिफरेंस कितना हर नंबर के बीच में, देखो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 1, तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे अपना 1, करेक्ट है। तो हमारा वैल्यू आ गया n डिवाइड बाई 2, उसको सॉल्व करना है 2 इंटू 1 2, n माइनस वन इंटू 1 n माइनस वन, करेक्ट है। अब 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, पीछे n बच जाएगा, ये n बाई 2 बच जाएगा। अब आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोड निकालना है। मोड निकालना बड़ा सिंपल है, मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला आना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, तो मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, जो भी आपका मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पे आपको दे रखा है 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। पहले मैं सिंपल करते जा रहा हूँ फॉर्मूले के साथ ही। फॉर्मूला होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी। सिंपल भाषा में इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। नाउ प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, वो हो जाएगा आपका 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, वो हो जाएगा आपका 58। पेन खत्म हो गया इंक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, f1 का वैल्यू हो जाएगा 70 माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ f0, वो हो जाएगा आपका 58 माइनस f2 का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सब वैल्यू दे रखा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई मन से नहीं लिख रहा हूँ, इनटू h का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2, ठीक है। अब सिंपली आपको माइनस प्लस करना है, तभी थोड़ा बहुत काम मैं आपको कर दूंगा। देखो ये 10 में से आपका 8 गया तो 2 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, 70 इंटू 2 हो जाएगा आपका 140, और इन दोनों को आप पहले ऐड कर दो। देखो 8 इंटू 2 हो जाएगा 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 100 इंटू 2। इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 10 प्लस ऊपर 12 है, नीचे देखो 140 में से 100 गया तो अपना बच जाएगा 40 इंटू 2। अब 2 1 जा 20 जा, तो नीचे बच गया 20, तो ये बन गया आपका 12 अपॉन 20। अब देखो 12 इंटू 10 हो जाएगा 200, 200 में 12 मिलाओगे 212, तो ये हो गया 212 डिवाइड बाई 20। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख दो, 2 2 से डिवाइड करते जाओ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्रैमर्स रूल का सवाल है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर करके इसके सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एज अ चैलेंज आपको देने वाला हूँ। तो दिस इज योर चैलेंज नंबर 2, जिसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या है। इसको एज अ कंसिडर करना चैलेंज नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस हमारे पास सवाल आ गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन है, बराबर ना। आपको यहाँ पे फेस वैल्यू आपको दे रखा है 100, मार्केट वैल्यू आपको दे रखा है 120। देखो वापस बता देता हूँ, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी शुरू होती है उस समय पे लगाए हुए शेयर की प्राइस, लेकिन जब उसमें ग्रोथ होती है तो उसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 120। तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी ब्रोकरेज वगैरह लगता है या जो भी आपको डिवाइडेंड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइडेंड, मतलब जो भी डिवाइडेंड लगता है वो डिवाइडेंड हमेशा मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से। यह ध्यान रखना, डिवाइडेंड हमेशा आपको मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से, और ब्रोकरेज जो आपकी लगती है वो मार्केट वैल्यू पे लगती है। इसका ध्यान रखना। देखो डिवाइडेंड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेंड का साधारण मतलब है कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसके पास एक कैपिटल जनरेट हो रहा है, उस कैपिटल का कुछ हिस्सा जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसमें वो कंपनी क्या कर देती है, बांट देती है, उसी को हम बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो जो मैंने बात बताई। अभी इसको सवाल करते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने, 150। एक आदमी ने 150 शेयर खरीदे, बराबर। अब हर शेयर का अपना खुद का प्राइस होगा, तो टोटल उसने 150 शेयर खरीदे। अब मुझे बताओ एक शेयर का कितना प्राइस था, 120, उसने कितने शेयर खरीदे, 150। तो अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करके इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है। आपको सबसे बढ़िया आइडिया दूं ना, तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा मिलता है टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये 18,000 दिया हुआ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये 18,000 ही इधर आंसर आने वाला है, बात समझ में आया। हालांकि 120 इंटू 150 कर लो, आपका 18,000 आ ही जाएगा, ठीक है। आगे काम करते हैं। डिवाइडेंड पर शेयर कितना है, देखो मैंने बोला डिवाइडेंड जो मिलता है ना वो आपको मिलता है फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखो कितना लिख के रखा, 100, कितना परसेंट डिवाइडेंड मिला, 7%। तो 7 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ गया आपका 7, क्योंकि देखो 100 से 100 कट हो जाएगा।
तो टोटल डिवाइडेंड आपको कितना मिला, टोटल 150 शेयर थे और एक शेयर पे आपको 7 रुपया मिला, तो 150 शेयर पे आपको कितना मिलेगा, तो 150 इंटू तो 7 आप कर ही लोगे। देख लो भाई, 7 0 7, 5 7 35, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 1 और 3 मिला देंगे तो अपन हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका 1050, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आएगा आपका 1050, दैट इज द डिवाइडेंड इनकम। ओके, नाउ 0 से 0 आपका कट, 0 से 0 आपका कट। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट ब्रैकेट में आंसर लिख देना, दैट इज 1050 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 180, 0 से 0 कट। इसको आपको डिवाइड करके जो भी पॉइंट में आंसर आए, कैसे भी आंसर आए, आपको यहाँ पे लिख देना, जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काम आप जरूर करते रहना, इस काम को भूलना मत। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। इस वाले इक्वेशन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना, तो आपको पता है x, y की अलग अलग वैल्यू आपको डब्बे बना बना के निकालनी पड़ेगी। तो ये डब्बे बनाने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये सिंपल सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड। तो ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 को मैं इधर लेके आना बड़ा जरूरी है। तो ये मेरा बन जाएगा 5x² - 4x - 2 = 0। अब यहाँ पे आपको इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालना। तो स्टैंडर्ड ये है हमारा, आप सभी को पता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अपना ए का वैल्यू हो जाएगा 5, अपना बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -4 और अपना यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा -2। तो इसको सब कॉपी कर लो, ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू -4 हो गया और सी का वैल्यू हो गया अपना -2। अब आपको फॉर्मूला मेथड वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मेथड वाला फॉर्मूला अपना होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर जाएंगे। यहाँ पे हमारा b का वैल्यू आप देखोगे -4 है, तो b का वैल्यू मैं -4 लिखूंगा। ध्यान रखना, ये वाला -4 फॉर्मूले का है और b का वैल्यू -4 अलग से, ठीक है। बीच में आएगा प्लस माइनस √b का स्क्वायर, मतलब क्या, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब 5 और c का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन डिवाइड बाय 2 इंटू a करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 5। बोर हो गए क्या, बोर हो गए क्या, बोल सकते हो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, कितने समझदार लोग हैं यार। -4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 और 20 इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 40। ये 10, ये 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका एक मिनट, कोई गलत तो नहीं हुआ भाई। 5 4 20, 22 40, 40 प्लस 16 हो जाएगा आपका 56 डिवाइड बाई 10। अब आपको इसको एक बार प्लस इस्तेमाल करना है, एक बार माइनस इस्तेमाल करना है और x की वैल्यू, x के यहाँ पे 2 रूट्स निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे 54 को ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 2 और 8। इसको 28 को और ब्रेक डाउन करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 और 4 इस तरीके से। 14 को और ब्रेक डाउन करेंगे, ये 2 और 7 आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करके आंसर आप बाहर निकाल सकते हो। देखो, रूट के अंदर जो भी 2 बार आता है उसको एक बार करके हम बाहर लिखते हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो भी रूट आया उसकी मेन वैल्यू देखो, ये हमारी यहाँ पे ये प्रॉपर वैल्यू है, ये वाला भूल जाना यहाँ से। ओके, ये हमारी प्रॉपर वैल्यू। इसमें देखो, ये 2 और ये 2 2 बार आ चुका है, उसको हम ऐसे बाहर निकाल के लिख सकते हैं। अब कितना बच गया अंदर, ये 2 बच गया और 7 बच गया, मतलब अंदर 14 बच गया और नीचे 10 बच गया। और ये x = एक बार प्लस का इस्तेमाल करना है, एक बार माइनस का इस्तेमाल करना, आपको अपना आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और पेपर बाकी है, कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको दे रखा है मिसिंग हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर है जो गुम गया है, ठीक है ना। एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे देखो, मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड हैव द क्रैश्ड समवेयर। कहीं पे तो वो क्रैश हो चुका है और पता चला कि जिस इलाके में वो क्रैश हुआ है वो इलाका बड़ा सा स्क्वायर वाला इलाका है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक। तो यहाँ पे एक बात समझो कि एक बड़ी सी जमीन है, उस जमीन के बीच में कहीं एक छोटा सा क्या है, लेक है, मतलब तालाब है, और क्या चांसेस है कि वो हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उस तालाब में पड़ा हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर आपको इजीली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ, तो मतलब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे आपके लिए मैं इसको एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 9 इंटू 4.5, करेक्ट है। छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, छोटे वाले का एरिया, मैं देखो छोटे वाले लिख रहा हूँ यहाँ पे, छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये 4.5 है, देखो ये पूरा आपका 4.5 है और ये हमारा 2 है, 4.5 में से 2 गया तो 2.5 बराबर। तो इसका ब्रीथ 2.5, उसका लेंथ देखो ये पूरा 9 है और ये 6 है, तो ये ब्रीथ हो जाएगा 3, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 2.5। अब क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि भाई वो उस लेक में गिरा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी, मुझे बता टोटल एरिया कितना था, वो था 9 इंटू 4.5 और उस छोटे से लेक का एरिया कितना है 3 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल चुकी होगी, देखो 3 1 जा 3 3 जा, करेक्ट है। अब 5 से करेंगे तो ये 5 जा और ये आपका 9 जा आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया आपका 3 और 2 बच गया, 3 9 जा 27, तो आंसर आ गया 5/27 आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग अलग किंग की, ब्लैक कार्ड की, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सवाल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, कितना किंग होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं और फेस कार्ड्स होते हैं, बस इससे ज्यादा आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। ये डेविएशन वाला सवाल है, इस डेविएशन वाले सवाल को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक की मदद से। टेबल्स का इस्तेमाल करना और इसका आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसके लिए बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी स्टैटिस्टिक्स तो अच्छे से करके आना, उसका कोई भी सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन पेपर का। क्यों, देखिए यहाँ पे सिंपली आपको देखो, ये पहला सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, नॉट कंप्लीट सर्कल, ये सेमी सर्कल है। पहला सर्कल यहाँ पे क्या लिखा, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर इज ए बी, पहले सेंटर ए है, फिर बी को एज अ सेंटर बना के हमने दूसरा सर्कल बनाया, देखो ये वाला सर्कल बी को सेंटर बना के, करेक्ट है। फिर हमने तीसरा, फिर ऐसा चौथा सर्कल बनाते जा रहे। पहले सर्कल का रेडियस 0.5 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1.5 है और ऐसे करते करते रेडियस बढ़ती जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव स्पाइरल, मतलब क्या है ना, देखो ऐसे गोल घूमते घूमते ऐसे 13 स्पाइरल जब कंप्लीट हो चुके होंगे, कितने स्पाइरल, टोटल 13 बार ऐसा घूम चुका होगा, तो उस 13 बार में जो सर्कल ये बनने वाला है, ये एक अगर इस सर्कल को मैं एक लंबा करूं तो एक रस्सी मिलेगा, तो उसी लंबे किए हुए रस्सी का लेंथ कितना होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना, सही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूं पहले वाले सेमी सर्कल का लेंथ कितना है, तो वो हो जाएगा पाई इंटू उसका रेडियस, तो उसका रेडियस आपको दे देगा 0.5, करेक्ट है। दूसरे वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, तो दूसरे वाले सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई इंटू 1, उसका जो रेडियस है, तो वो हो जाएगा पाई इंटू 1, करेक्ट है। तीसरे वाले की बात करूंगा तो उसका लेंथ हो जाएगा, देखो पूरा का लेंथ होता सर्कल का 2 पाई आर, लेकिन ये आधा सर्कल है इसके लिए पाई आर होगा, दैट्स वाई मैं पाई इंटू आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे का यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1.5, करेक्ट है। आगे समझ में आपको, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इन सारे क्वांटिटी को, तो अगर मैं पाई में से 0.5 पाई माइनस करूंगा तो वो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा 0.5 पाई का। फिर से मैं 1.5 में से 1 को माइनस करूंगा तो वो डिफरेंस निकल जाएगा 0.5 पाई का। तो आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो सेम है। तो यू कैन से दैट कि ये जो भी स्टेटमेंट आपका बन रहा है वो क्या बनने वाला है, एपी। तो मुझे बताओ, ये पहले सर्कल का लेंथ था, ये दूसरे सर्कल का लेंथ था, ये तीसरे सेमी सर्कल का लेंथ था, सारे सेमी सर्कल की लेंथ को ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे पूरी लेंथ मिल चुकी होगी। तो मुझे तो सिंपली सारे कितने, टोटल 13 ऐड करने हैं मुझे। तो देखो ध्यान देना, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म जिसको मैं ए बोलूंगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको मैं डी बोलने वाला हूँ, सही बात है कि नहीं। और ये मेरा हो जाएगा एन, मतलब मुझे टोटल एन निकालना है। तो सम ऑफ एन सेमी सर्कल इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा पहले सेमी सर्कल का लेंथ है 0.5 इंटू 2, करेक्ट है ना। फिर सॉरी 0, यहाँ पे थोड़ा सा वापस करेक्ट करता हूँ मैं इसको, देखो पहले का लेंथ कितना है यहाँ पे, पहले का लेंथ है पाई इंटू 0.5, करेक्ट है ना, इस तरीके से। फिर लिखना है आपको एन, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है टोटल कितने सेमी सर्कल से
टोटल 13 सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 13 माइनस 1, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बार बार कितना आ रहा था 0.5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 पाई। बस इसको आपको सॉल्व करना है। 13/2, अगर यहाँ पे ये नहीं है, थोड़ा सा हाइड हो सकता है, अगर मेरा यहाँ पे फेस आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखो 13/2 आगे आ जाएगा, देखो 2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पाई, ठीक है। प्लस 13 में से एक गया तो 12, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ पाई। अब ध्यान दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हो गया आपका 6 पाई, और ये हो गया आपका 1 पाई, तो टोटल हो जाएगा आपका 7 ऑफ पाई इंटू 13 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया 13 डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको 13 इंटू 7 अपॉन 2, और पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे देखो गिवन दे रखा है 22 डिवाइड बाई 7, तो 22 डिवाइड बाई 7, 2 1 जा, ये 11 जा, 7 से 7 कैंसल, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 11। अब 13 इंटू 11 करके तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 13 इंटू 11 आप कितना होगा, लगभग मेरे हिसाब से 143 होगा, चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, कुछ लोगों के शांति के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अल्फा और बीटा रूट्स है, तो ये हो जाएगा हमारा k = 0, और यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक आपको पता है कि अल्फा अगर बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना है 6, और a का वैल्यू कितना है 5। अल्फा बीटा सम ऑफ ये रूट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे देखो k हो जाएगा हमारा, और a का वैल्यू मतलब स्क्वायर वाले के पास में उसको बोलेंगे a का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और दे रखी, इफ वन रूट मतलब कोई भी एक रूट दूसरे रूट के 5 गुना के बराबर है, मैं बोलूंगा अल्फा जो मेरा है ना वो 5 गुना है बीटा के, अल्फा कितना है बीटा के 5 गुना है। अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना, ध्यान दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसको आप साइड में वापस लिख दो, अल्फा प्लस बीटा = -6/5, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है 5 ऑफ बीटा, तो अल्फा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5 ऑफ बीटा -6/5, 5 बीटा 5 बार बीटा 1 बार बीटा, टोटल हो जाएगा आपका 6 बार बीटा, और नीचे 5। देखो 6 से 6 कैंसल, तो यहाँ पे आपको बीटा का वैल्यू आ चुका है -1/5, करेक्ट है। अब ये बीटा का वैल्यू आपको इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा = k/5 आया था, और हमें पता है बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है हमारा एक ओके यहाँ पे देखो ये बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना बीटा के 5 गुना, तो 5 ऑफ बीटा है इंटू के इंटू बीटा k/5, और बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है -1/5। तो बीटा इंटू बीटा मतलब बीटा का स्क्वायर, तो बीटा का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, और 5 का स्क्वायर 25, और k/25। अब ध्यान दो ये 5 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 5 बचेगा, 5 से 5 और कट हो गया, k का वैल्यू आ चुका है 1, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट बन चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बड़ा सिंपल सवाल है, यहाँ पे आपको एपी का इक्वेशन लगाना है 2 बार, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए चैलेंज नंबर 3 होगा। तो 3 क्वेश्चन सिर्फ मैंने आप पे छोड़े हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको, ये पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक हमने दे रखी है, ठीक है ना। तो जाके वो क्वेश्चन पेपर भी अपने बोर्ड्स एग्जाम के पहले जरूर सॉल्व करना, अपने प्रीलिम्स एग्जाम के पहले जरूर सॉल्व करना, और जितने भी क्वेश्चन पेपर है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।